लिखो, क्वेश्चन लिखो। देखो, हाउ मेनी फोटोन्स आर इमिटेड पर सेकेंड बाय 5 मिलीवाट। अब जैसे ही 5 मिलीवाट आपने देख लिया, वाट किसका यूनिट होता है? किसका? आपने 10th क्लास में अगर फिजिक्स पढ़ी होगी थोड़ा सा भी, तो देख वहां सुना होगा कि वाट जो है पावर का यूनिट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लेजर है उसका पावर आपको दिया हुआ है, और क्या दे दिया है कि उससे जो निकलने वाला लाइट है उसका क्या दे दिया आपको? वेवलेंथ। तो लेजर का आपको पावर दे दिया है कितना? 5 मिली वाट। और इससे निकलने वाला जो वेवलेंथ है या जो फोटोन है उसका वेवलेंथ कितना है? 632.8 नैनोमीटर है। ठीक है, आपसे पूछ क्या रहा है? हाउ मेनी, कितना फोटोन निकलेगा 1 सेकेंड में, यही पूछ रहा है आपसे। तो सबसे देखो, इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए तो सबसे पहले ये समझो कि पावर का मीनिंग क्या होता है। पावर कैसे डिफाइन होता है, याद है किसी को? कैसे? वाट पर सेकेंड। यूनिट में नहीं पूछ रहा हूं। हाँ, एनर्जी पर यूनिट टाइम, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पावर। आपने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा होगा ना पावर। वह अब यहाँ पे डेफिनेशन एनर्जी पर यूनिट टाइम था, यहाँ पे भी डेफिनेशन एनर्जी पर यूनिट टाइम ही है। तो पावर इक्वल टू क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट। कोई दिक्कत? अब पावर जब भी अगर टाइम को तुम 1 सेकेंड कर दो, टाइम इक्वल टू, तो पावर ही आपका एनर्जी के इक्विवेलेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मतलब पावर एनर्जी के 1 सेकेंड के लिए डिफाइन होता है खाली? नहीं, अगर टाइम को 1 सेकेंड कर दो तो पावर किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? कोई दिक्कत? और यहाँ क्वेश्चन ध्यान से देखो क्या पूछ रहा है? फोटोन्स इमिटेड पर सेकेंड। अच्छा, अगर आपको एनर्जी में दे देता, एनर्जी दे देता तब तो आप क्वेश्चन कर देते ना। कैसे? ये वाला टर्म से, एन मतलब नंबर ऑफ फोटोन, तब तो एन की वैल्यू निकाल देते ना आप लोग। अब निकाल दोगे ना, क्योंकि अब खेला समझ में आ गया, पावर और एनर्जी का रिलेशन। एनर्जी एन एच म्यू, एन क्या है आपका? नंबर ऑफ, और पावर आपको दिया हुआ है। तो अगर 1 सेकेंड में जितना एनर्जी रेडिएट हो रहा है वो क्या होगा? आपका पावर ही तो है। और आपसे क्वेश्चन में पूछ भी क्या रहा है? पर सेकेंड ही नंबर ऑफ फोटोन। तो इसको ऐसा लिख सकते, देखो तो E/T और N/T मान ले, तो ऐसा कर देता हूं, और T इक्वल टू क्या कर देता हूं मैं? तो ये सीधा हो जाता है पावर इक्वल टू NH म्यू। अरे बोलो, हो जाता है। तो आपको चाहिए क्या? यही वाला क्वांटिटी ना, N/T पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में कितना हो रहा है। अब तो निकाल लोगे ना, चलो करो जल्दी। लेकिन म्यू नहीं दिया हुआ है, वेवलेंथ दिया हुआ है।
वेवलेंथ को उसमें चेंज करना आता ही है ना तुम लोग को। मिली वाट है। हाँ, वाट में करना उसको। देखो पावर इक्वल टू एन एच म्यू। पावर कितना है 5 10⁻³ एन एच की वैल्यू तो सभी लोग जानते ही है ना। हाँ हाँ, प्लैंक्स कांस्टेंट। मुझसे पिछले क्लास नहीं आए थे। अच्छा, इसीलिए ये है प्लैंक्स कांस्टेंट। तो n इक्वल टू देखो तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 10⁻³ इंटू लेमडा। ये लेमडा आएगा ना क्रॉस करोगे तो लेमडा की वैल्यू कितनी दी हुई है, नैनोमीटर है, मीटर में करोगे कितना -9 ना। इस बात को याद रखना। 1 नैनोमीटर कितना होता है 10⁻⁹। और डिवाइडेड बाय दिस इनटू स्पीड ऑफ लाइट, पता है ना। यही होगा एन की वैल्यू। न्यू क्या है आपको, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं इसको, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच रिलेशन होता है। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू सी बाई लेमडा होता है। सी क्या है आपको, स्पीड ऑफ लाइट। ये रिलेशन आपने पहले भी देखा होगा 9th क्लास में जब वेव पढ़ा होगा तो। किस ऑर्डर में आ रहा है, ऊपर वाला क्वेश्चन जल्दी करो। अब ऊपर वाला क्वेश्चन पढ़ लिया। देखो सेम क्वेश्चन है, आपसे क्या पूछ रहा है कि वेवलेंथ क्या होगा। क्या दिया हुआ, उसका पावर दिया हुआ है 200 वाट एंड एन की वैल्यू दी हुई है अब टाइम आपको कितना दिया हुआ है 1 सेकेंड। ठीक है, कोई दिक्कत। तो फिर से वही वाली कहानी, इस केस में भी आपको क्या होगा E/T इक्वल टू N/TH। बोलो, तो E/T क्या हो गया आपको, पावर N/T H म्यू। N/T कितना दिया हुआ है, नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम। 1 सेकेंड में कितना है
वो दिया हुआ है, आपको नहीं दिया हुआ है जी। तो लेमडा यहां से क्या हो जाएगा, बाय कितनी आ रही है इसकी वैल्यू, हाँ -7, सबकी उतनी आ रही है क्या, तो बात तो वही हुई ना, 3 नैनोमीटर, 10⁻⁹ आ रहा था ना, नैनोमीटर ही होगा ना। ठीक है, जब नैनोमीटर लिख दिया उस ऑर्डर में तो चलो, लेकिन साक्षी कह रही कि 5 6 भी लिख ही दीजिए, लिख दिया। ये तो कर लोगे, पिछले क्लास में ही हुआ इस पे चर्चा। देखिए सभी लोग, आइंस्टीन थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या कहता है, एनर्जी दो पार्ट में आपको जाएगा, एक तो वर्क फंक्शन करवाने में, दूसरा काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितना हो सकता है, E-5, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा, नहीं होगा। अब एनर्जी कैसे, तो आप लोग फाइंड करते हैं Sc/λ, कोई फोटोन आ रहा है उसके एसोसिएटेड एनर्जी कितनी होती है, Sc/, ये तो सभी लोग जानते हैं। अब -5 क्या है इसका, वर्क फंक्शन, बहुत बढ़िया, तो हो गया ना। सबसे पहले एनर्जी का वैल्यू निकालो, तो H की वैल्यू सब लोग जानते ही हैं। अच्छा एक तरकीब बता देता हूं, जब भी, हल्ला मत करो ज्यादा, जब भी वर्क फंक्शन यहां देखो जूल में दिया हुआ है क्या, वर्क फंक्शन मतलब एनर्जी, एनर्जी देना चाहिए था जूल में, किसमें दिया है, किसमें दिया है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, किसमें। अब तुमको Sc पहले फाइंड करना होगा, वो जूल में आएगा, फिर उसको क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना होगा ना, नहीं करना होगा, कर लोगे, हाँ करो, पहले कर ही लो तुम लोग, उसके बाद ही वो चीज मैं बताऊंगा, थोड़ा मेहनत कर लो। लेमडा की वैल्यू कितनी दी हुई है, 280 नैनोमीटर ना, तो नैनोमीटर को मीटर में कर दूं, ये कितनी हो जाएगी बताओ, ये देखो 9 ऊपर गए, तो 9 8 17 17 34 -17 हुआ ना, बाई 280,
यही ना होगा, क्या हुआ? अच्छा 3 भी है, ठीक है। 3 इंटू 6.62, ठीक है। अब लेकिन ये आंसर किस में आ रहा है आपको? ये जूल में आएगा, लेकिन आपको करना किस में है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। क्या करेंगे बता, एक बार मैंने रिलेशन बताया था से, हाँ डिवाइड करेंगे। देखो मैंने आपको बताया था 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना जूल होता है? -19 जूल। ये तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब क्या? एक इलेक्ट्रॉन के कितना होगा एनर्जी एसोसिएटेड, वही है ये, तो उससे इतना एनर्जी एसोसिएटेड होगा जूल के टर्म में, ठीक है। अब ये जूल में है, करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, क्या करना होगा? इससे डिवाइड करना होगा ना जूल को, बोलो। टोटल एनर्जी को इससे डिवाइड कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा ना, ठीक है। तो कर दो इसको, ठीक है। अब -5, इसकी वैल्यू कितनी आ गई बताओ तो, इसकी वैल्यू थोड़ा सॉल्व करके बताओ जल्दी। ये देखो तो, अगर तुम इसको ऐसा कर दे तो यहाँ पे 3 इंटू 6.62 डिवाइडेड बाय 2.80 इंटू 1.6, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻17 ना। ऐसा होगा? 2 डेसिमल इधर घटा घटा दिए तो 2 इधर भी चला गया, अब ये दोनों कैंसिल हो गया। हाँ, अब इसको सीधा कर लो, तो मुझे लगता है आ, ये 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, ठीक है। कितना आएगा? 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। -5, 5 की वैल्यू कितनी दी हुई है अब आपको? 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कितना आ गया? अरे इसको घटाने में भी दिक्कत हो रहा है इन लोगों को। 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही उसकी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी। किसके टर्म में? इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में। तुम लोग देखो, अब इतना करने की जरूरत, एक छोटा सा टर्म मैं बता देता हूं। जनरली जो आपको क्वेश्चन होंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया जाता है, जूल में कम ही देखने को मिलेगा, क्योंकि जूल बहुत बड़ा एनर्जी का यूनिट है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट छोटा। देख, खुद कंपेयर करके देख लो ना, जूल 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 इसके कंपेरिजन में कितना बड़ा है? 10⁻⁻19 टाइम्स लगभग छोटा है, नहीं जी। तो जूल बहुत बड़ा यूनिट है। एक इलेक्ट्रॉन के एनर्जी को तुम जूल में लिखना पसंद करोगे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना पसंद करोगे? अरे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना पसंद करोगे ना। एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होती होगी? जूल के टर्म में बहुत छोटी है वो। तो जनरली जो क्वेश्चन आएगा किसके टर्म में आएगा? वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। अब लेमडा की भी जो वैल्यू जनरली, मैं जनरली की बातें कर रहा हूं, वो नैनोमीटर के टर्म में आती है। तो अगर ऐसा केस आए तो सिंपल का इतना करने की जरूरत नहीं है, बस इतना कर देना। समझ गए? ये खुद कैलकुलेट करके 1242 ही आता है, ठीक है। लेकिन लेमडा किस में होना चाहिए? नैनोमीटर में, ठीक है। लेमडा किस में होना चाहिए? कोई दिक्कत? उसके बाद इसको मीटर में चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो तो खुद आपस में कट जाएंगे।
नैनोमीटर, यस। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो मैंने एनर्जी होनी चाहिए, और वेवलेंथ किसके टर्म में होना चाहिए? नैनोमीटर के टर्म में। तो ये नैनोमीटर कैंसिल हो जाते हैं, वही बचता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ गए? हेलो, समझी तुम? तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हो, लिख लो इसको, बगल में कहीं लिख लो। या देखो, तुम लोग फंसे हुए स्टॉपिंग पोटेंशियल पे। स्टॉपिंग पोटेंशियल का डेफिनेशन मैंने क्या बताया था? ध्यान से तुम लोग सुनते नहीं उस दिन। क्या बताया था? रोक देगा। जो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को जस्ट स्टॉप कर दे। जस्ट मतलब, हाँ, जस्ट मतलब जस्ट मतलब कि वो मिनिमम वैल्यू पोटेंशियल का, जिसके बाद इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड तक पहुंच ही ना पाए, उसी को हम लोग क्या बोलते थे? तो वो जो जस्ट बोल रहे, दैट इज द मिनिमम वैल्यू, उसी को क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल, मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रोड है, इसके पास स्टॉपिंग पोटेंशियल लगा दिया, यहाँ इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यहाँ रोक दिया दोनों की। अब देखो नेट फोर्स क्या हो गया इस पे? नेट फोर्स जीरो, मतलब एनर्जी में कोई चेंज। फोर्स अगर जीरो है तो वहां एनर्जी में उस समय के बाद चेंज नहीं हो रहा है, ना। तो जितनी एनर्जी ये लगा रहा है उतनी एनर्जी इस पे अप्लाई हो रही है ना। तो इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी था उसके इक्विवेलेंट एनर्जी ये लगा रहा होगा। मैं जस्ट की मिनिमम की बातें कर रहा हूं। जस्ट मतलब मिनिमम। तो इसको रोका है, तो ये जितना एनर्जी से आ रहा उधर इतनी एनर्जी आप लगा देते हैं इधर से भी, अपोजिट डायरेक्शन में, फोर्स बैलेंस हो जाएगा ना, तब ना वो रुका होगा। तो जो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी वही उसका क्या होगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल भी होगा ना। समझे? फॉर्मूला है, फॉर्मूला समझ गई? तो जो काइनेटिक एनर्जी होगा वही क्या होगा इसका? स्टॉपिंग पोटेंशियल भी होगा। कोई दिक्कत? बोलो। लेकिन अब स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है इस पे थोड़ा ध्यान देखो। काइनेटिक एनर्जी क्या है, आपसे स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछ रहा है। काइनेटिक एनर्जी क्या दिया? 1.7 इलेक्ट्रॉन। और स्टॉपिंग पोटेंशियल और एनर्जी दोनों एक टर्म नहीं होता। अच्छा, तुम लोग थोड़े से बच्चे हो, इसका मैं 10th क्लास में उतने प्योर लेवल पे फिजिक्स तो नहीं पढ़ा होगा। फिर भी तुम लोग जानते होगे कि एनर्जी और पोटेंशियल अलग अलग चीजें होती है। एनर्जी ऑफ अ बैटरी एंड पोटेंशियल ऑफ अ बैटरी दोनों अलग अलग चीजें हैं। नहीं पढ़ा था या नहीं पढ़ा भी नहीं होगा, मुझे पता है, कोई बात नहीं। पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे तुम लोग बोलते ना बैटरी का पोटेंशियल 12 वोल्ट का है, 17 वोल्ट का है, 18 वोल्ट का है, वो उसका क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, या पोटेंशियल उसको तुम, या वोल्टेज तुम लोग बोल देते हो उसको। कोई दिक्कत? तो वो स्टॉपिंग पोटेंशियल या स्टॉपिंग वोल्टेज है। पोटेंशियल में जब तुम लोग चार्ज से मल्टीप्लाई कर दोगे तब वो क्या बन जाती है? एनर्जी। तब क्या बनती है? तो इलेक्ट्रॉन है, आ कौन रहा है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है, तो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से जब पोटेंशियल में मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बन जाएगा? एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी अब होगा। समझ गए बातों को? इसीलिए ये टर्म ज्यादा लिखना सही नहीं है, इसके लिए लिखना होगा E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये वाला समझ गए? जब उसके चार्ज में पोटेंशियल से मल्टीप्लाई करते हैं तब वो एनर्जी के बराबर होता है। पोटेंशियल और एनर्जी सेम चीज नहीं है। तो चार्ज तो तुम लोगों को पता है, इलेक्ट्रॉन, इधर भी इलेक्ट्रॉन, तो पोटेंशियल कितना आ गया? 1.7 वोल्ट। यूनिट तो जानवे करते हो ना पोटेंशियल का, 1.7, ठीक है? मतलब 1.7 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा न्यूमेटिक डायरेक्ट, तब जाके क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। ठीक है? तो स्टॉपिंग पोटेंशियल किसके बराबर होगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल किसके बराबर होगा? काइनेटिक एनर्जी के। ठीक है, इस बात को याद रखना। ठीक है? तो ये फॉर्मूला उस दिन मैंने शायद ना लिखाया था, तो लिख भी सकते हो। स्टॉपिंग पोटेंशियल EV
इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी तो क्या है आपको फॉर्मूला, E माइनस फाइव। तो ये भी एक फॉर्मूला हो सकता है ना। स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं क्या होगा आपका, E माइनस फाइव काइनेटिक एनर्जी के बराबर। ठीक है, इसको भी बगल में लिख लेना, लिख लो। इससे पहले हम लोग रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल देख चुके हैं, हम अभी मॉडल ही देख रहे थे। अच्छा, आप लोग भूल न जाइएगा, हमारा अभी कौन सा सीरीज चल रहा था, मॉडल, एटॉमिक मॉडल ही पढ़ रहे थे। मॉडल के बीच में ये चीज आ गया तो पढ़ना पड़ गया, तो मेरी कोई गलती नहीं है, मैं फिर से मॉडल पे ही लौटूंगा। तो रदरफोर्ड के बाद उनके चेला साहब मॉडल दिए थे, बात तो आपको पता ही होगा, बोर साहब। तो बोर की मॉडल अभी बची हुई, मैंने नहीं पढ़ाई है, लेकिन बोर के मॉडल पहुंचने से पहले एक और छोटा सा चीज आ रहा है रास्ते में, उसको पढ़ाने के बाद बोर का मॉडल पढ़ाएंगे। ठीक है, तो उस छोटा चीज को भी देख लेते हैं। उस छोटा चीज का नाम है तो बहुत बड़ा चीज, बहुत बड़ा चीज है। एटॉमिक स्पेक्ट्रम, ये टॉपिक पढ़ना जरूरी है आपके लिए। अब एटॉमिक स्पेक्ट्रम समझे, इससे पहले थोड़ा स्पेक्ट्रम को समझ लेते हैं। एटॉमिक तो समझ ही लेंगे क्या जी, उससे पहले किसको समझ लें, स्पेक्ट्रम को। क्या होता है, क्या होता है स्पेक्ट्रम, मतलब नाम तो खूब सुना होगा, बहुत पॉपुलर है। तो देखिए स्पेक्ट्रम का यहाँ क्या मीनिंग है, क्या क्या समझेंगे आप लोग। इंद्रधनुष देखा है, जिसको आजकल के बच्चे रैनबो कहते हैं। इंद्रधनुष अब कहाँ, रैनबो कहते हैं, क्या कहते हैं गीतांजलि, रैम्बो नहीं कहते, रैम्बो तो ठीक है, इंद्रधनुष ही ठीक है। तो इंद्रधनुष में आप लोगों ने क्या देखा होगा कि आकाश के पटल पे कुछ रंगों का एक रंगीन चादर बिछा हुआ है, नहीं, जो दूर तक फैला ऐसे करके धनुष की तरह, है ना, है ना, जिसको आप लोग बोलते हैं कि इंद्र का ही धनुष है वो, क्योंकि वो 7 रंग का है। वैसे 7 रंग वो दिखता नहीं है, 7 रंग दिखना थोड़ा दुर्लभ है उस इंद्रधनुष में, 2 4 5 रंग दिख जाए बहुत है, 7 रंग तो मैंने नहीं देखा आज तक, आप लोगों ने देखा हो तो वो देखी है, उसके यहाँ हो रहा है 7 रंग आज भी, मेरे यहाँ तो नहीं हुआ। तो ये इंद्रधनुष कैसे आते होंगे, इसके बारे में आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा होगा, किसी ने गलती से अपने लैब में भी चला गए होंगे आप लोग, तो आपके फिजिक्स के टीचर ने गलती से व्हाइट लाइट को प्रिज्म से गुजार के 2 4 कलर तो दिखा ही दिया होगा आपको। देखा कोई लैब गए थे गलती से, तो उसकी कदम चले गए थे एक दिन लैब की ओर। तो आपने देखा होगा कि एक स्क्रीन पे कलर का कुछ डिस्ट्रीब्यूशन, एक पैटर्न जैसा बना हुआ है। अगर एक प्रिज्म को देखेंगे तो, मतलब अगर ये एक प्रिज्म है, मान लीजिए कि एक प्रिज्म है, एक सरफेस तो उसका ट्रायंगुलर होता है ना, तो इधर वाला और पीछे वाला, और सब ये फिर रेक्टेंगल टाइप के होते हैं, इधर वाले इधर। देखे कि नहीं, प्रिज्म भी नहीं देखे हो तुम लोग, बहुत बढ़िया। अब इस प्रिज्म से क्या करो, व्हाइट लाइट, अब व्हाइट लाइट में आजकल सबको पता है कि कितने कलर होते हैं, तो 7 कलर जैसे ही प्रिज्म से पास होगा, सब अपने अपने एक डिफरेंट एंगल पे क्या होने लगते हैं, हाँ, डेविएट होने लगते हैं, होते हैं ना जी, बोलो, अलग अलग एंगल पे क्यों डेविएशन होता है, इसके बारे में पता है, तो वेवलेंथ अलग होने से, यहाँ भी, यहाँ पे था तो वेवलेंथ सबका सेम था, यहाँ गया अलग हो गया, ग्लास के वेवलेंथ से, ग्लास में यहां रहेगा तो नहीं करेगा, वही तो मैं पूछ रहा हूं, क्यों मीडियम चेंज हो रहा है, मतलब लड़का कुछ कहना चाह रहा है, कह नहीं पा रहा है, तो मैं कह देता हूं। लड़का ये कहना चाह रहा है कि मीडियम चेंज हुआ, आकाश से सीधा ग्लास में घुस गया लाइट, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पे डिपेंड करता है,
वेवलेंथ ऑफ द लाइट पे भी, और एंगल ऑफ डेविएशन किस पे डिपेंड करता है? उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। तो डिफरेंट कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया? तो इसलिए एंगल भी क्या होगा? यही कारण है कि सब अलग अलग एंगल पे डेविएट करते हैं। ठीक है, समझ गए बातों को? ओके, अब यह रहा आपका स्क्रीन। क्या रहा? सिनेमा वाला ही समझ लो, बस इस पे शाहरुख खान नहीं दिखेंगे, इस पे कौन दिखेगा? सतरंगा कलर। ठीक है, शाहरुख खान उससे कम नहीं है, वो ज्यादा कलर रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ 7 रंग आपको दिखेंगे। ये कुछ इस तरीके का दिखेगा कि नहीं, थोड़ा ध्यान देना इस पे, ध्यान मत देना, तुम लोग अपनी राय देना। कौन सा कलर होता है तो तुम लोग जानते ही हो। अच्छा चलो, इतना समय तुम लोग का नहीं लेंगे, सीधा लिख देते हैं विवग्योर। यही 7 कलर होते हैं ना, यही 7 कलर होते हैं ना, जिसको आप लोग बोलते हैं हिंदी में बैजानी हपीनाला, जो भी हो। ठीक है, अगर किसी ने उस स्क्रीन को ध्यान से देखा होगा तो उसने देखा होगा जो मिनिमम डेविएटेड कलर होगा वो कौन था? कौन? रेड। रेड, रेड मिनिमम डेविएटेड था। यही यही देखे थे तुम लोग। रेड मिनिमम डेविएटेड था। गधे है तुम लोग। मिनिमम डेविएटेड का मतलब क्या समझे? अरे यहां से कितना ये मिनिमम, ये वाला एंगल की बातें कर रहा हूं मैं। इस एंगल से कितना डेविएशन, वो ना होता है एंगल ऑफ डेविएशन। तो कौन सबसे कम डेविएट किया था? वाइल। अच्छा चलो, थोड़ा सा और तुम लोग का रिवाइज करवा देता हूं। अगर इस 7 कलर में सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है? तो जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका डेविएशन भी ज्यादा होगा। हाँ, कम होगा। तो कम कौन दिखेगा आपको? रेड दिखेगा। ज्यादा कौन दिखेगा? वायलेट दिखेगा। तो वायलेट कहाँ, वायलेट का पोजीशन कहाँ होगा? इधर। और रेड का कहाँ होगा? ऊपर, मतलब यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको एक पैटर्न सा दिखेगा ऐसे करके, कितना कलर का? 7 हो गया जी, 1 2 3 4 5 6 7 कलर का एक पैटर्न दिखेगा ना, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा कहां से? इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन दिखेगा। इसी डिस्ट्रीब्यूशन को स्क्रीन पे हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रम। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। कोई दिक्कत? ये स्पेक्ट्रम का मीनिंग यही है। लेकिन ये स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा अपने अंदर जानकारी रखता है, बहुत जानकारी रखता है। अभी तुम एटॉमिक स्पेक्ट्रा पढ़ोगे, तुमको पता चलेगा कितना इंपॉर्टेंट चीज है ये। अब एक चीज तुमने यहाँ पे ध्यान से देखा हो, स्पेक्ट्रम का मीनिंग समझ गए? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पैटर्न ऑफ कलर, यही स्पेक्ट्रम का नॉर्मल मीनिंग है। किसी स्क्रीन पे किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है, वही उसका स्पेक्ट्रम है। ठीक, जैसे ये किसका स्पेक्ट्रम है आपको? व्हाइट लाइट का। अब यहाँ एटम से लाइट फॉल करवाता, उसका स्पेक्ट्रम मतलब कि क्या हो जाएगा? एटॉमिक स्पेक्ट्रा। मेरे से पास करवा के बनाओगे, क्या हो जाएगा? हाँ ठीक है, मेरा स्पेक्ट्रा होगा। यही सिंपल सी बात है। अब तक ठीक। अब स्पेक्ट्रम देखो 2 तरीके से हो सकते हैं। स्पेक्ट्रम कितने तरीके के हो सकते हैं? स्पेक्ट्रम सभी लोग समझ गए? स्पेक्ट्रम हो सकते हैं 2। एक होता है कंटिन्यूअस, एक होता है डिस्क्रीट। कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके से। एक हो सकता है कंटिन्यूअस, दूसरा हो सकता है, अब नाम में ही छुपा हुआ है कि कंटिन्यूअस का मीनिंग सभी लोग जानते हैं, डिस्क्रीट का भी मतलब मैंने बताया ही है। वहां पे, यहां पे भी वही सेंस आएगा। देखो ध्यान से, लाइट, अगर मैं सिंपल से एक क्वेश्चन पूछूं कि लाइट, ये जो आप देख रहे थे अपने पटल पे, स्क्रीन पे, ये कैसा स्पेक्ट्रा था? कंटिन्यूअस था? याद करो, याद। 1 साल पहले गए थे लैब में। ओ, तुम लोग तो एग्जाम देते समय गए होगे पहली बार, हमको जहां तक लगता है। कोई बात नहीं, एग्जाम भी नहीं हुआ होगा ना।
वैसे ही नंबर मिल जाते हैं। लैब गए थे, ये वाला नहीं हुआ था। कौन सा वाला एक्सपेरिमेंट किए थे? डेविएट। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, अगर लैब कोई नहीं भी गया होगा तो इंद्रधनुष इंद्रधनुष तो सबने देखा होगा। इंद्रधनुष कैसा स्पेक्ट्रम, मान लेते स्पेक्ट्रम ही है, वो भी कंटिन्यूअस है। क्यों कंटिन्यूअस है? कलर्स का ओवरलैपिंग होता है। ओवरलैपिंग मतलब ऐसा होता है क्या? और मतलब कंटिन्यूअस होगा तो ओवरलैपिंग कर जाएगा। अच्छा अच्छा, मतलब कहना कुछ और चाह रहा है, हो कुछ और होता है। 10th क्लास में ही होता है, कह नहीं पाता है बच्चे, कोई बात नहीं। अच्छा 11th, हाँ तो 11th तो अभी अभी आया है ना ये। लेकिन कहना चाह रहा है वो क्या कहना चाह रहा है कि अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे, ये वायलेट इंडिगो, आप मान लीजिए इधर बढ़ रहे हैं, आप इधर बढ़ रहे हैं तो वायलेट क्या हो रहा होगा? धीरे धीरे, ध्यान देखो, सुनो मेरी बात, ध्यान वहां देना। वायलेट धीरे धीरे किसके तरफ आएगा? इधर मत देखो, वहां देखो। वायलेट किधर आएगा? याद आ रहा है? वो अचानक से ऐसा कुछ नहीं होगा कि इस लाइन के बाद इंडिगो आ गया होगा, ऐसा नहीं हुआ होगा। वायलेट धीरे 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 यहां काफी तेज होगा, काफी डार्क होगा वायलेट। डार्क मतलब वायलेट की इंटेंसिटी वहां क्या होगी? काफी ज्यादा होगी। और धीरे धीरे वो धूमिल होता जाएगा, धीरे 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 उसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी, और इंडिगो अपना रंग वहां से चढ़ाता जाएगा, नहीं चढ़ाता जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा कि एक बाउंड्री आएगी उसके बाद इंडिगो इंडिगो इधर वायलेट वायलेट, ऐसा नहीं होता। समरसता होती है, दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं, कब एक दूसरे को क्रॉस कर जाए पता नहीं। दैट इज द कंटिन्यूअस। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कि आपको कोई शार्प बाउंड्री नहीं मिलेगी कलर के बीच, इधर वायलेट इधर इंडिगो, ऐसा कोई बाउंड्री नहीं है। एक की इंटेंसिटी कम होती जाएगी, दूसरे की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, और बीच में तो हो सकता है कि आपको कोई और भी कलर जैसा दिखने लगे, और कुछ दिखने लगे, हो सकता है, होता भी है। अगर ध्यान से देखो तो कुछ और भी दिखने लगता है। समझ रहे हो मेरी बातों को? दैट इज द कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का सिंपल मतलब कि कोई शार्प बाउंड्री नहीं हुआ, एक कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है किसका? कलर का। तो जनरली जो लाइट का जो स्पेक्ट्रा होता है, जिसको आप ये द्विव्योर बोल रहे हैं, ये क्या होते हैं? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा होते हैं। ये लाइन स्पेक्ट्रा नहीं होते, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा नहीं। डिस्क्रीट वाले को ही लाइन भी बोलते हैं, ठीक है, वो डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा नहीं होते। तो कंटिन्यूअस का मतलब आप लोग समझ गए कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, अब मैं कलर की बातें थोड़ा छोड़ देता हूं, मैं एनर्जी के टर्म में आ जाता हूं, अपने थोड़ा बड़े हो गए हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी जो होगा वो क्या होगा? कंटिन्यूअसली वैरी करेगा। कोई शार्प बाउंड्री, कोई शार्प लाइन आपको नहीं मिलेगा एनर्जी चेंज जब होगा तो। समझ गए? तो एनर्जी क्या होता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा में? कंटिन्यूअसली लगातार चेंज होता है। ठीक है, तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा कैसे लिख सकते हैं हम लोग, कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एनर्जी of the spectra continuously changes, there is no sharp boundary between two energy region, that is the continuous spectra। एग्जाम्पल के लिए लाइट का स्पेक्ट्रा कैसा है? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा ऑफ लाइट, ये क्या है? कंटिन्यूअस। कोई दिक्कत? समझ गए? उसके बाद टर्म आता है डिस्क्रीट। और जब कंटिन्यूअस समझ गए तो डिस्क्रीट भी जस्ट उसका क्या होगा? अपोजिट। डिस्क्रीट का सेंस यहां से क्या आएगा? दीपशिखा क्या आएगा डिस्क्रीट का सेंस?
हाँ, कंटिन्यूअस ना हो, डिस्क्रीट है। हाँ, क्या जी? मतलब सिंपल सी बात है कि एनर्जी का एक शार्प बाउंड्री दिखने को मिलेगा, एक लाइन दिखने को मिलेगा, और बीच में कोई रीजन आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्क्रीट या फिर लाइन स्पेक्ट्रा। क्या बोलेंगे? डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा या फिर, समझ गया बातों को? एनर्जी का वेरिएशन क्या होगा? कंटिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है, तो इसको कैसे डिफाइन कर सकते हो? एनर्जी ऑफ द स्पेक्ट्रा is not continuous. There is a sharp boundary between two energy रीजन। ठीक है, और बीच में उस एनर्जी रीजन के बीच में हो सकता है कि आपको कोई दूसरा एनर्जी रीजन हो ही ना। ठीक है, क्योंकि वेरिएशन क्या होगा? बहुत ही शार्प होगा अपने ये और ये। जैसे डिस्क्रीट वाला मैंने बताया था ना, डिस्क्रीट का क्या मतलब होता है कि या तो ये एनर्जी स्टेट, आइदर दिस, बीच वाला एनर्जी स्टेट नॉट अलाउड। ठीक है, तो डिस्क्रीट जब जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो अभी आप हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो कैसा स्पेक्ट्रा होगा? वो लाइन स्पेक्ट्रा होगा या फिर डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा, उसी को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, वो कंटिन्यूअसली ऐसे वैरी नहीं करता, वो ऐसे कलर रंग छोड़ते हुए नहीं जाएगा लगातार। समझ रहे हो? हाँ, एटॉमिक पढ़ाऊंगा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा अभी है। अभी वो पढ़ाने से पहले ही बेचैन हो जाती है। अभी तो पढ़ाना ही एटॉमिक स्पेक्ट्रा, अभी तो बस टाइप बता रहा हूं मैं स्पेक्ट्रा। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? एटॉमिक स्पेक्ट्रा। जैसे ये कैसे दिखेगा? ये मान लो ऐसा दिख रहा था, ये कैसा दिखेगा लाइन स्पेक्ट्रा आपको? ये रहा आपका स्क्रीन, ये दिखेगा ऐसे, एक लाइन यहां मिल गया, एक लाइन यहां, एक लाइन यहां, एक लाइन यहां, और बीच में कोई एनर्जी रीजन नहीं है, बीच आपको ब्लैक दिखेगा। ये क्या दिखेगा आपको? मान लो आपने स्क्रीन ब्लैक रखा हुआ है तो बीच में आपको ब्लैक दिखेगा, यहां यहां कलर दिखेंगे खाली। दैट इज द डिस्क्रीट। ये कैसा है? डिस्क्रीट। ये किस फॉर्म में आपको है? डिस्क्रीट फॉर्म। समझ गए बातों को? तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा कैसे होते हैं आपको? डिस्क्रीट फॉर्म में, या फिर उसी को हम लोग लाइन स्पेक्ट्रल को, इसलिए कहीं कहीं आप लिखे ऐसा लिखा है एटॉमिक लाइन स्पेक्ट्रा, ऐसा लिखा है। ठीक है, तो हम लोग कलर के टर्म में बात नहीं करेंगे, हम लोग स्पेक्ट्रा के टर्म, किसके टर्म में बात करेंगे? एनर्जी के टर्म में। ठीक है, कोई दिक्कत? वहां पे भी एनर्जी का ही तो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये समझाने के लिए। व्हाट इज कलर? कलर क्या है? हर कलर के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी है। ये डिस्ट्रीब्यूशन कलर का ना हो गया, किसका है? एनर्जी का ही है। अब तो 10th क्लास के बच्चे नहीं रहे आप लोग। ठीक है, तो इतनी बात पे मैं चाहता हूं कि आप लोग हाँ लिख ले। क्या करें? लिख ले। तो इसके बाद हम लोग को लाइट के स्पेक्ट्रा से तो कोई मतलब नहीं है, हमारा काम क्या करना है स्टडी यहाँ पे? एटॉमिक स्पेक्ट्रा से। मैं थोड़ा इंपॉर्टेंस बता देता हूँ, एटॉमिक स्पेक्ट्रा का इंपॉर्टेंस क्या है। आप सबसे पहले पूछेंगे कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा की जरूरत क्यों है, यही सबसे पहला सवाल आएगा। क्यों है? क्यों आप इस पे इतना बल दे रहे हैं? क्यों? जब रदरफोर्ड साहब का एक्सपेरिमेंट हुआ और रदरफोर्ड साहब ने अपना एक एटॉमिक मॉडल दे दिया, तो उस मॉडल में एक बात जो मैंने आपको कहा था, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, और उस इलेक्ट्रॉन के पास क्या है? एनर्जी एसोसिएटेड है। ठीक है,
कोई दिक्कत? ओके। तो साइंटिस्ट ने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा तरकीब निकाला जाए कि वो जो इलेक्ट्रॉन बेसिकली घूम रहा है और उस इलेक्ट्रॉन के चक्कर लगाने के बारे में हम लोग पता कर ले और उसकी एनर्जी के बारे में अगर कुछ आइडिया आ जाए उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी डिस्कवरी होगी। इससे हम लोग डिफरेंट एलिमेंट में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड है डिफरेंट जगह पे, हम लोग दूसरे को जानकारी दे सकते हैं। इतना बता सकते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, बता सकते हैं ना। इसी चक्कर में इन्होंने क्या किया, एटॉमिक स्पेक्ट्रा निकालना शुरू किया। ठीक है, समझ रहे बातों को। अब एटॉमिक स्पेक्ट्रा निकाले कैसे, इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। लेकिन स्पेक्ट्रा का इंपॉर्टेंस क्या है, अगर आपको स्पेक्ट्रा किसी एलिमेंट का पता चल जाए, मान लो आपको हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा मैंने बता दिया, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा जानने का मतलब है कि आपके पास हाइड्रोजन का आधार कार्ड हो गया। अब आप हाइड्रोजन का सब कुछ जान सकते हैं। नहीं गीतांजलि, आधार कार्ड अगर आपके पास चला जाए, इसको ज्यादा पता होगा। समझ रहे बातों को। आधार कार्ड का मतलब आपका फिंगरप्रिंट, सारी जानकारी। उसी तरीके से एटॉमिक स्पेक्ट्रा को कहा जाता है फिंगरप्रिंट ऑफ एटम। एटम का क्या है, ये फिंगरप्रिंट है, क्योंकि उसकी सारी जानकारी आपको यहाँ पे ये जो स्पेक्ट्रा दिख रहा है ना ऐसे, उसके थ्रू आप सारी जानकारी निकाल सकते हैं। यही इंपॉर्टेंस है। कम बड़ी बात है? अरे कम बड़ी बात है? तुम्हारी सारी जानकारी निकाल लेना कम बड़ी बात है? नहीं है ना। इसीलिए एटॉमिक स्पेक्ट्रा आज के समय में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई दिक्कत? इसकी चर्चा कब करेंगे? कल के क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग आनंद कीजिए।